हेलो डियर माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे हुए थे, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके बीच लेकर के आए हुए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आज नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। पिछले दिन हमारा डे 1 क्लास था, आज डे 2 क्लास लेकर के आए हुए हैं। और इसको क्लास को आगे करने से पहले एक क्वेश्चन आपको हम दिए हुए थे, जो कि उसका भी आंसर आप लोग दिए, अच्छा लगा, बिल्कुल ही सही था। तो उन सब बातों को देखने से पहले अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक नए वीडियो आ सके। इसके लिए चलते हैं आगे की ओर। आगे जाने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा कि महिला और पुरुष महिला और पुरुष में सबसे ज्यादा पुरानी बातें किसे याद रहता है? ये प्रश्न था। तो हम लोग को याद रखना है, सबसे पुरानी बातें याद रखने में तो वो है हमारा स्त्री। कोई भी औरत हो, उसको पुरानी बातें हमेशा याद रहता है, इसलिए उसका याददाश्त भी अत्यधिक मजबूत पाया जाता है पुरुष के अपेक्षा। पुरुष को भूलने का बीमारी रहता है पुरानी बातें, लेकिन स्त्री हमेशा पुरानी बातों को याद रखती है। तो चलिए, यही क्वेश्चन हम आपको दिए हुए थे कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा, हाँ और ना के रूप में। तो स्त्री इसका करेक्ट उत्तर है। आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कल जहां थे वहां से आगे चलेंगे। कल हम लोग देख चुके थे यहां से लेकर के यहां तक का सारा बात को। ये सारा बात हम लोग कर चुके थे। जितने भी बिंदुआ हैं, सारे बिंदुए पे बातें हुई है और डिटेल से आप लोग को समझाया गया है। यदि इसको पुनः जानना है तो आपको प्रीवियस क्लास अर्थात डे वन अर्थात डे वन में जाना होगा। तो इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। डे वन का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप लोग पुनः रिवीजन कर ले, क्योंकि जब तक कि ये सारे बातें आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको पादप से संबंधित जानकारी जो अभी हम आपको देंगे, वो समझने में कठिनाई हो सकती है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपको हम बताए हुए थे हार्मोन, रासायनिक एवं तंत्रिका तंत्र, मनुष्य, जंतु, ये जितना भी यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, केंद्रक, दुर्मिका आदि, ये सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, जो सब्जेक्टिव के रूप में लेकर के आए हुए हैं और एग्जाम में आता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद पादप की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम ये भी देखे हुए थे और समझा भी दिए थे कि मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का आकार इस टाइप का होता है, जो कि सभी मनुष्य का तस्वीर जो होता है मस्तिष्क का सेम आकार का होता है। तो इसके बारे में भी डिटेल किए हुए हैं। अग्र मस्तिष्क के बारे में भी हम लोग पढ़ाई कर चुके थे, मध्य मस्तिष्क के बारे में भी
और पश्च मस्तिष्क के बारे में भी पढ़ाई कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस क्लास में न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बारे में भी डिटेल जान चुके थे। और मानव वृषण से संबंधित इस टॉपिक पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। अंडाशकीय अनुप्रस्थ काट, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। यहां तक हम लोग क्लास किए हुए थे। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, इसके आगे हम लोग चलेंगे पादपों में, मतलब पादप को जो भाग बांटा गया है उसके बारे में जानेंगे। पादप को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। पहला हार्मोन द्वारा, पहला बांटा गया है हार्मोन द्वारा, दूसरा बांटा गया है गति द्वारा। यहां से आपका एग्जाम में एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछता है, तो उसमें आपको विकल्प दिया हुआ रहेगा। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं। पादप को दो भागों में बांटा गया, हार्मोन और दूसरा गति। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हार्मोन के अंतर्गत में देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा पौधों की लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 2026 में संभावित प्रश्न है, ये आएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि संबंधित है, तो याद रखेंगे ऑक्सीन। पौधों में वृद्धि, पौधों में वृद्धि, इसका हो जाएगा जिब्रेलिन। कोशिका विभाजन, इसका हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। इसमें से आपका तीन ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है। ये क्या है, हार्मोन है। ये आपका हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है। पौधों की लंबाई में वृद्धि होता है ऑक्सीन, और जिब्रेलिन एक क्या है, हार्मोन है। और कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन है। और वृद्धि अवरोधक एब्सिसिक अम्ल है। तो एग्जाम में आपका एब्सिसिक अम्ल से रिलेटेड पूछा जाता है, और जिब्रेलिन हार्मोन, और साथ ही साथ ऑक्सीन के बारे में भी पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के जानेंगे ऑक्सीन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल। ये तीनों बातें को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में। आगे देखिएगा, गति को दो भागों में बांटा गया। गति को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसके बारे में चलते हैं। तो गति को जो दो भाग में बांटा गया है, तो कौन कौन सा भाग है, वृद्धि से युक्त, वृद्धि से युक्त गति, दूसरा है वृद्धि से मुक्त गति। एक तो है युक्त, दूसरा है मुक्त। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिएगा प्रकाश, अब यहाँ क्या लिखे हैं, प्रकाश। यहाँ पे इसका लिखा हुआ अनुवर्तन तने का प्रकाश की ओर वृद्धि। अब इस टॉपिक को जानने से पहले अब थोड़ा सा हम लोग फिगर की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद वो पॉइंट हमको जो है कि समझने में कठिनाई नहीं होगा, और आप लोग पूर्ण रूप से इस फिगर के माध्यम से समझ पाएंगे। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ क्या है कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन का चित्र बनाकर ऋणात्मक और धनात्मक प्रकाशानुवर्तन को दिखाए। ये आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। सब्जेक्टिव का जितना भी यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, वो सारा एग्जाम में आने की संभावना है 2026 के लिए से। तो देखेंगे इसका उत्तर हम क्या लिखे, पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होता है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होता है। प्रकाशानुवर्तन में पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति
तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है, जो धनात्मक है। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है, जो ऋणात्मक है। अब यह फिगर की ओर समझेंगे, फिगर की ओर चलते हैं। पहला फिगर यहाँ क्या बोल रहा है, पहला फिगर को ध्यान में देखिएगा। अब यहाँ पे एक गमला है, एक गमला है और गमला में पौधा लगा हुआ है, गमला में पौधा लगा हुआ है। अब पौधा लगा हुआ है, अब ये पौधा जो है कि देखिएगा यहाँ पे होल है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश इस होल से यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये जो होल है, इस होल की ओर पौधा जो है कि मुड़ा हुआ, मतलब कि इसका जो तना भाग है वो होल की ओर है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसलिए पौधा का शीर्ष ऊपर की ओर है। इससे ये समझ में आता है कि सूर्य का प्रकाश जिस ओर होगा, उस ओर कोई भी वृक्ष हो या कोई भी पौधा हो या गमला में लगा हुआ फूल हो या गमला में लगा हुआ अन्य प्रकार का किसी भी पौधा हो, तो उसका शीर्ष हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर होगा। तो ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा चित्र में क्या दर्शा रहा है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब ये पौधा का शीर्ष बढ़ करके यहाँ गया है, अब यहाँ गया, उसके बाद इसका शीर्ष कहाँ जाएगा, मतलब किस ओर जाएगा। तो ये अभी हम लोग क्लियर समझ चुके थे कि सूर्य का प्रकाश जिस जिस ओर इंगित होगा, उस ओर पौधा या पेड़ अपना झुकाव करेगा। तो देखिएगा, जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे खेत में जो कि सूर्यमुखी का फूल लगा हुआ रहता है, तो लगा हुआ रहता है, तो इससे ये समझ में आता है कि सूर्य का दिशा जिस ओर मुड़ता है, उस ओर सूर्यमुखी का फूल भी घूमता है। अगर पूरब की ओर सूर्य है तो फूल भी पूरब की ओर होगा, अगर पश्चिम की ओर सूर्य है तो फूल भी पश्चिम की ओर होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि प्रकाश जिधर जिधर जाएगा, उधर उधर फूल हो या तना हो, वो मुड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ तक मेरा पौधा जा चुका है। अब ये प्रकाश ऊपर की ओर हम देख रहे हैं कि यहाँ है, तो यहाँ है, तो क्या समझ में आ रहा है फिगर नंबर 3 से कि ये पौधा बढ़ करके यहाँ तक आया और दूसरा होल यहाँ है हमारा, तो सूर्य का प्रकाश इस ओर है, ये पौधा का मुख भी उस ओर है। तो कुल मिलाकर के जानेंगे कि सूर्य का प्रकाश जिस ओर होगा, उस ओर तना जाएगा। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं जहां से हम लोग थे। आज इस टॉपिक को हम द एंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा और उसमें इससे भी ज्यादा विशेष हम क्वेश्चन को रखे हुए हैं। हाँ, इसी टॉपिक पे हम लोग बातें कर रहे थे अभी। हाँ, टॉपिक था अभी हमारा अनुवर्तन से तने का प्रकाश की ओर वृद्धि, मतलब कि अभी प्रकाश के बारे में ही पढ़े थे और 3 गमला लगा हुआ था, इसका डिटेल कर चुके हैं। आगे की ओर चलते हैं। तो गुरुत्वानुवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ, जड़ों का नीचे की ओर वृद्धि, जड़ों का नीचे की ओर वृद्धि, मतलब कि जो जड़ रहेगा, जड़ क्या रहेगा, जितने भी पौधा होता है उसका जड़ होता है, और उसका जड़ होता है तो तना ऊपर की ओर भागता है, और तना ऊपर की ओर है तो उसका जड़ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो नीचे की ओर जो जाएगा तो उसको हम नाम दिए हैं गुरुत्वानुवर्तन। मतलब क्वेश्चन पूछेगा जड़ों का नीचे की ओर वृद्धि संबंधित है, तो याद रखेंगे गुरुत्वानुवर्तन से संबंधित है। अनुवर्तन तने का प्रकाश की ओर वृद्धि संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रकाश। और इसको बिना याद रखे याद रह जाएगा कि अनुवर्तन तने का प्रकाश की ओर वृद्धि, मतलब ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है प्रकाश, तो उत्तर भी हमारा हो जाएगा प्रकाश। इसमें याद रखना जड़ों का नीचे की ओर वृद्धि,
तो याद रखना है गुरुत्वानुवर्तन। आगे बोल रहा है हमारा कि आगे है हमारा प्राग प्राग नलिका की प्राग नलिका का बीजांड में गति। प्राग नलिका का बीजांड में गति, इसके लिए भी आपको एक फूल का तस्वीर हम लेकर के आएंगे और उसमें इससे ज्यादा विशेष रूप से टिप्पणी के रूप में समझाएंगे और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी समझाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग समझेंगे प्राग का नलिका का बीजांड संबंधित है रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन से। आगे है हमारा पादप अंगों का जल की ओर गति। पादप अंगों का जल की ओर गति संबंधित है जलानुवर्तन से। अब यहाँ पे देखिए बिना याद किए याद हो गया जल जलानुवर्तन। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है कि क्वेश्चन से ही आंसर हम लोग को देखने को मिलता है, बस दिमाग में रखना है बातें। आगे देखिएगा, आगे है हमारा वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति। अब यहाँ पे एकलौता क्वेश्चन वैसा होता है छुई मुई पौधों में गति। छुई मुई पौधों में गति। अब ये एक ऐसा पौधा होता है कि जो है कि आप अगर अभी जो है कि ये खास करके आपको देखने को मिलेगा धान का सीजन में। जब धान का कटाई होता है तो उस समय अगर आप खेत जाते हैं तो खेत जाने के समय में आपको क्यारी मिलेगा जिसपे हम लोग पगडंडी के रूप में चलते हैं। तो बगल बगल में कहीं कहीं आपको पौधा देखने को मिलेगा, छोटा छोटा उसका पत्ता रहता है, बिल्कुल छोटा छोटा रहेगा आपका। और ये जो है कि खुला अवस्था में इस टाइप से रहेगा। तो जैसे ही आप उसको मतलब टच कीजिएगा तो ये क्या होगा सारा पत्ता मुड़ जाएगा, उसी का नाम दिया गया है छुई मुई। तो ये शर्माता बहुत है पौधा। उसी प्रकार का एक कांटा भी होता है जो खुला हुआ परिसंचरण के रूप में रहता है और इसमें कांटा बना हुआ रहेगा आपका, इसमें कांटा बना हुआ रहेगा और देखने में बहुत ही सुंदर रहेगा, देखने में बहुत ही सुंदर रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है इस सुंदरता को देखने के लिए से किसी कारणवश कोई कीड़ा हो या आप अपना फिंगर या उंगली को अगर यहाँ पे आप रखते हैं तो ये दोनों भाग क्या होता है मुड़ जाएगा आपका। तो ये जो दोनों भाग मुड़ेगा तो दोनों भाग का कांटा जो है वो आपके हाथों को दबा देगा या फिर कोई भी कीड़ा रहेगा तो ये दबा देगा। तो ये दब जाएगा, तब तक दबा हुआ रहेगा जब तक कि ये सड़ ना जाए या फिर इस डाली से पौधा को काट करके अलग ना कर दे, तो तब तक वो बंद ही रहता है। इसमें ये सिचुएशन है और इसमें क्या है जैसे ही छूते हैं तो वो अब क्या हो जाएगा सारा पत्ता मुड़ जाएगा और थोड़ी ही देर बाद ये पुनः उसी अवस्था में हो जाएगा जिस अवस्था में वो था। तो इसको याद रखिएगा छुई मुई पौधा हमेशा शर्माता है, लेकिन इसमें गति ज्यादा रहता है और इसमें वृद्धि भी ज्यादा होता है। आगे की ओर देखते हैं, आगे समझते हैं। तो आगे समझने से पहले आपको क्लियर कर देते हैं आपको हम ये क्लियर कर देते हैं कि डे वन क्लास और आज आज डे टू क्लास, ये दोनों क्लास को मिला करके इस अध्याय को द एंड किया जाएगा। अगर जो स्टूडेंट डे वन को देख रहे हैं और डे टू को देख रहे हैं लेकिन डे वन को नहीं देखे हैं तो वो स्टूडेंट कृपया डे वन को देखे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा और किस किस टॉपिक को देख चुके हैं उसको थोड़ा सा
एक बार जान लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे नियंत्रण और समन्वयन। इसमें जो है कि जंतु के बारे में जान गए, तंत्रिका तंत्र के बारे में जान गए, मस्तिष्क के बारे में जान गए, मेरुरज्जु एवं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान गए, तंत्रिकाएं के बारे में जान गए, और साथ ही साथ यहाँ पे विशेष हम बताए थे रासायनिक में भौतिक एवं रासायनिक, उसके बारे में भी जाने हुए थे। उसी तरह से जितना भी बिंदु है सबको हम टच करते हुए आपको विशेष रूप से समझाए हुए हैं। एक भी बिंदु वैसा नहीं है जिस बिंदु को हम टच नहीं किए हुए हैं और ना ही समझाए हैं। इससे ये समझ में आता है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना समस्या देते और उस समस्या का समाधान आज हम करते, लेकिन ऐसा कुछ देखने को हमको मिला नहीं। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि मेरे द्वारा जितने भी बातों को समझाया गया है वो आप समझ चुके हैं। तो अब पादप के बारे में भी अभी हम पढ़ाई कर चुके हैं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा जो बच गया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आज जितना भी क्वेश्चन है सब आपका स्टार एच वीवीआई है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। नियंत्रण और समन्वय क्या है, चाहे तो आपको एग्जाम में ये पूछेगा या फिर बोल देगा नियंत्रण एवं समन्वय किसे कहते हैं, ये पूछ देगा, या फिर नियंत्रण एवं समन्वय की परिभाषा क्या है। तीनों क्वेश्चन का अर्थ एक ही है, बस उत्तर लिखने का आपको शैली प्राप्त होना चाहिए। ये एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का। अब 2 नंबर का पूछेगा तो याद रखना है, जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रासायनिक और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती है और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है, वह नियंत्रण और समन्वयन कहलाती है या कहलाता है। अब देखिए बस इतना ही याद रखना, 2 नंबर का आंसर बस 2 लाइन में याद रखना है। इससे ज्यादा लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा नहीं, बल्कि आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो नंबर के हिसाब से आंसर देना है। अब देखिए, अगर ये आपको जितना भी आज हम बता रहे हैं वो सारा आपको एक साथ पीडीएफ के रूप में चाहिए तो टेलीग्राम टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए @RD_A2Z लर्न 350 SK, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसको आप सर्च कर जुड़ जाएं और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें। कल कल नहीं, आज का ही जो है कि डेट में, मतलब कि 25/12/2025 को शाम तक में पीडीएफ दिया जाएगा। शाम तक में पीडीएफ दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़े और पीडीएफ प्राप्त करें। और साथ ही साथ आपका ये यूट्यूब चैनल भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। आगे है आपका मानव मस्तिष्क के कोई 2 कार्य लिखे। अब 2 कार्य क्या, अनेक कार्य आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम पॉइंट के रूप में समझा चुके हैं विशेष रूप से। तो सिंपल भाषा में लिखेंगे
ये आपका 2 नंबर का ही रहेगा एग्जाम में प्रश्न। पहला है शरीर की संपूर्ण जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समान्वयन। शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे संतुलन, स्मरण एवं ज्ञानेंद्रियों की क्रियात्मक या क्रियाशीलता पर नियंत्रण। बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं। इससे ज्यादा लिखिएगा नंबर कटेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर मस्तिष्क के कार्यों का उल्लेख करें। इतना हम कम लाइन में लिखे आंसर, 3 लाइन में। अगर लिखना चाहिएगा तो आप बहुत से ज्यादा शब्दों में लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से कम अगर हम जितना समझाए हैं उस रूप में अगर लिखना चाहिएगा तो कम से कम 200 प्लस शब्द आप एक बार में लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना कम नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना कम आंसर लिखेंगे। अगर ये प्रश्न मान लेते हैं 5 नंबर का रहेगा, तब जाकर के 5 नंबर के जैसा आंसर भी लिखेंगे। तो इतना छोटा आंसर है, तो मेरे हिसाब से 2 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ होगा, जिसके कारण से इतना छोटा आंसर हम लिखे हुए हैं। तो इस टाइप का 2 ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब ज्यादा नंबर का पूछता बहुत कम है, मतलब क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहता है एग्जाम में और नंबर की संख्या कम रहता है। तो क्वेश्चन था हमारा अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। तो आप पहला है अनुमस्तिष्क में संवेदी अंगों से सूचनाएं प्राप्त की जाती है और आवेगों को कार्यकारी अंगों तक भेजा जाता है। दूसरा, उद्दीपनों को ग्रहण कर अनुक्रिया अग्र मस्तिष्क द्वारा ही संपन्न होती है। कोई जरूरी नहीं कि जो लाइन हम लिखें वही आपको लिखना है। ये एक प्रकार का किताबी भाषा हो जाता। आप अपना भाषा भी लिख सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क के बारे में हम पिछले क्लास में क्या समझाए थे। पिछले क्लास में समझना है तो चल जाइए डे 1 का क्लास में। इससे ज्यादा बेहतर हम समझा चुके हैं और इससे ज्यादा बेहतर आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं। किताबी एग्जाम में आंसर नहीं लिखना है। आगे है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। ये आपका भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। यह वृद्धि हार्मोन स्रावित करके हड्डी तथा ऊतकों की वृद्धि को नियमित करती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एग्जाम में यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि मास्टर ग्रंथि संबंधित है किससे। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि से। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि संबंधित है किससे, या पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या होता है। तो याद रखेंगे मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। मास्टर ग्रंथि वैसा ग्रंथि है जो कि अन्य कार्य को भी कंट्रोल करके रखता है। आगे है हमारा मनुष्यों में बौनापन क्यों होता है। कभी कभी देखिएगा कि 2 फीट का 2 फीट 2 फीट नहीं, कम से कम तो 3 फीट बोल सकते हैं। 3 फीट तक 3 फीट तक का आप चाहे तो आप पुरुष को देखे होंगे या फिर महिला को देखे होंगे। तो वो 3 फीट का ही क्यों है, या 3 फीट से थोड़ा कम क्यों है, 5 फीट क्यों नहीं है, 6 फीट क्यों नहीं है, 7 फीट क्यों नहीं है। तो इसका एक रीजन है। अब देखिए, बौनापन बौनापन होने का कारण क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जानेंगे क्या भाई। तो देखिए, मनुष्यों में लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लाइन, हार्मोन पीयूष ग्रंथि में बनता है। अब जो ग्रंथि है हमारा पीयूष ग्रंथि संबंधित किससे है, मास्टर ग्रंथि से है। तो पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि में अगर बनना कम हो जाए, बने लेकिन कम मात्रा में बने, तब उस स्थिति में बौनापन होने का शिकार होता है। तो जितना अधिक हार्मोन वहां बनेगा उतना
वृद्धि होगा। अब ये नहीं कि ये हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो आदमी का हाइट 20 फीट, 25 फीट, 15 फीट हो जाए, ऐसा नहीं। एक लंबाई का भी सीमा है। तो मनुष्यों में लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि में बनता है। इसलिए हार्मोन का स्राव यदि बाल्यावस्था में कम हो जाए, मतलब कि जब छोटा, मतलब बालक अवस्था में 15 साल के एज में, 15 साल का एज तक में है, तो उस समय अगर हार्मोन कम मात्रा में बन रहा है तो दिक्कत होगा, वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि हाइट बढ़ने का एक एज होता है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक। इस समय हाइट सबसे ज्यादा लड़की का लड़की का बढ़ता है, उसमें हाइट सबसे ज्यादा लड़की का बढ़ता है। और लड़की का तो ऐसे हाइट अगर बात किया जाए तो 5 वर्ष से लेकर के 12 से लेकर के 15 वर्ष तक में ही उसका शरीर में वृद्धि तेजी से होता है। और लड़का में जो है कि 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक में वृद्धि तेजी से होता है। लड़की में कम वर्ष से स्टार्ट होता है और लड़का में ज्यादा वर्ष से स्टार्ट होता है। तो इसको याद रखेंगे। कुल मिलाकर के यहां से लेकर के यहां तक का आंसर में सिर्फ और सिर्फ छोटा लाइन है जो पीयूष ग्रंथि संबंधित है। दिमाग में याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि में हार्मोन कम बनेगा तब बहुनापन होगा, पीयूष ग्रंथि में हार्मोन ज्यादा बनेगा तब लंबाई में वृद्धि होगा। लड़की का हाइट 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक में तेजी से बढ़ता है और लड़का में 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था में तेजी से बढ़ता है। ये सब बात याद रखना है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा पीयूष ग्रंथि ही। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में जान गए थोड़ा सा, तो पूरा लाइन आप आराम से लिख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में हम लोग आगे। पादप मतलब पौधे में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। ये ये उनकी गतिविधि को नियंत्रण तथा समन्वयन करते हैं, वही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि अल्टरनेट पूछा जाता है। यदि इस बार 2026 में पूछा जाए, प्रश्न ये पूछा जाए तो अगले बरस 2027 में नहीं पूछा जाएगा। 27 में नहीं पूछा जाएगा, 28 में एकदम गारंटी है कि पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन हर वर्ष नहीं अल्टरनेट पूछता है। हम जितना भी हम क्वेश्चन को देखे हैं 2009 से लेकर के 2025 तक में, तो ये क्वेश्चन को कम से कम तो 5 बार रिपीट किया गया है। आप अगर तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन बैंक को देखें, वहां पे आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड किया हुआ रहेगा। और ज्यादा नंबर का नहीं, मात्र और मात्र 2 नंबर का। 2 नंबर के लिए बस इतना याद रखना है आपको। आगे चलिए। अगर चैनल आपको पता है कि @RD A to Z Learn 350 SK है तो सब्सक्राइब प्रेम पूर्वक करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य ही शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी जानकारी दिया जा रहा है उसे भी समझ में आए और आगे पढ़ाई करें। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है, अभी जस्ट हम तालिका के माध्यम से समझ चुके थे और साथ ही साथ नीचे चित्र के माध्यम से भी समझे थे। जो 3 प्रकार का गमला था, 3 प्रकार का गमला था, एक यहाँ होल था और दूसरा यहाँ होल था। पहला जो है कि शीर्ष इस ओर आया, दूसरा जो है कि ये हुआ था इसका मान लेते हैं। अब दूसरा जो है कि यहां से लेकर के यहां की ओर मुड़ गया था और तीसरा में यहां से लेकर के यहां तक जा चुका था। यही हमारा प्रकाशानुवर्तन के बारे में
तालिका के रूप में भी समझे और साथ ही साथ फिगर के रूप में भी समझ चुके हैं। तो इसको आगे देखते हैं। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? अब तो याद रखेंगे, ये भी हम देख चुके थे। चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायता है, जिसकी कमी से मधुमेह होता है। ये हम एमसीक्यू के रूप में भी देखे थे और सब्जेक्टिव के रूप में भी देखे हैं। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये वाला नहीं पूछेगा, ये फिक्स है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ फिक्स है कि रहेगा तो रहेगा। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा? मधुमेह संबंधित है तो इंसुलिन से संबंधित है। मधुमेह संबंधित है किससे? इंसुलिन से। अब मधुमेह इंसुलिन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो चीनी बीमारी दिया हुआ रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के याद रखेंगे, मधुमेह, इंसुलिन एवं चीनी, ये तीनों बात याद रखेंगे। आगे चलिए। विशेष रूप से अभी हम देख चुके थे पीयूष ग्रंथि को मस्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, अभी हम समझा भी दिए हैं आपको। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं। यहां से क्वेश्चन एक आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। कभी कभी पूछ देगा आपको ग्वाइटर संबंधित है, ग्वाइटर संबंधित है तो याद रखिएगा घेंगा रोग से संबंधित है। तो क्वेश्चन हमारा है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है तथा कैसे? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था में घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के जानिएगा इसमें कि घेंगा रोग के कारण से गला में सूजन होता है जो संबंधित है थायरोक्सिन हार्मोन से। बस ये दो तीन को बात याद रखना है, बस अपने लैंग्वेज में बना करके बस लिख देना है। ये किताबी एग्जाम में लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। बस याद रखना थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा घेंघा रोग होता है, तीसरा आयोडीन की कमी से होता है। बस यही सब बात याद रखना है, जो कि ग्वाइटर के नाम से भी उसको जाना जाता है। बस ये दो चार पांच वर्ड को याद रखना है और सारा लाइन को लिख देना है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए। हाँ, इसको समझिएगा। प्रकाशानुवर्तन समझ चुके थे, जो नीचे तीन गमला के रूप में जाने थे। अब यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन के चित्र के द्वारा समझेंगे। प्रकाशानुवर्तन के बाद हम समझा रहे हैं आपको गुरुत्वानुवर्तन। फिगर ध्यान से आप लोग देखिए, फिगर को देखना है। इससे क्या समझ में आ रहा है इस फिगर से कि प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। गुरुत्वानुवर्तन में रिलेटेड होता है आपका जड़ से, अब प्रकाशानुवर्तन में संबंधित होता है तना से। तो यही बात को याद रखना है। गुरुत्वानुवर्तन में जड़ तेजी से बढ़ता है, प्रकाशानुवर्तन में तना ऊपर की ओर तेजी से वृद्धि होता है। बस इतना बात याद रखना है, बस फिगर के रूप में समझ जाना है, और कुछ तो है नहीं। और यहाँ पे लिख भी दिए पौधों की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वानुकर्षण की दिशा में होती है गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। इतना छोटा सा लाइन को याद रखने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो जानते हैं हम लोग मनुष्य के मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबाएं और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। और प्रतिदिन प्रतिदिन सुबह के
10 बजे, सुबह के 10 बजे आपको हमारे YouTube चैनल पर @RD A to Z लर्न 350 SK पर वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे समय को देखते हुए आप लोग तैयार हो जाया करें। और ठंड बहुत अत्यधिक है तो सारा नाश्ता पानी भी लेकर बैठे एक बेड के ऊपर। हम तो यूं ही टहल करके पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को, लेकिन आपको सुरक्षित रहना है ताकि एग्जाम में जाना है। और कम से कम अच्छा, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ही लोग बताइए। मैं परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहा या रही हूँ। मुझे BSEB बोर्ड से डैश नंबर चाहिए। मेरे मेहनत का परिणाम विकल्प है 300, 350, 400 प्लस, और डी में है कुछ भी नंबर। आपको एग्जाम में 10th का एग्जाम में कितना नंबर चाहिए आपका मेहनत के अनुसार, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 300, 350, 400 प्लस या कुछ भी नंबर। और इसके अलावा अगर आपका कुछ विकल्प है तो वो भी आप लिखें ताकि सभी को पता चले कि आपका मन में क्या चल रहा है। आगे की ओर चलते हैं। जिब्रेलिन के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं कि जिब्रेलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये फिक्स रहता है कि 2 नंबर का आएगा तो आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीन की तरह सहायक होते हैं। मतलब ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। ये है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का एग्जाम में रहेगा तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखे। अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा सब्जेक्टिव के रूप में, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्टिव नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव तो आएगा ना। तो वो ऑब्जेक्टिव कब नहीं होता है, एक एक नंबर से ही आपका टॉप में आने की संभावना होता है। तो बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तालिका में भी हम लोग समझ चुके थे। प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगर हैंस की द्वीपकाएं, और जनन ग्रंथि अंडाशय।
और ब्रिशन, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट आपका बिंदु है, सबको याद रखिएगा। सब आपका स्टार है, सब आपका स्टार है, इसलिए कोई भी आप नहीं कर सकते कि ये स्टार नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं रखेंगे, सबको याद रखना है। अगला है आपका आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। ये जानकारी के लिए एग्जाम में नहीं, सॉरी, ये जानकारी के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये जानकारी है, सिर्फ आप जानकारी प्राप्त कीजिए। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय को नियंत्रित करता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए हम दे दिए हैं, एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है और अभी तक तो पूछा नहीं गया है। अब आपका नसीब में अगर होगा 2026 में तो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 नंबर का क्या रहा है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, गंध का पता कैसे लगाते हैं, इसके बारे में चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। अगरबत्ती या किसी गंध का पता हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। नासिक में उपस्थित घ्राणग्राही के कारण हम एक अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के बस एक ही बात को याद रखना है, मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हम आपको ये भी बता चुके हैं कि तीनों भाग का इंपॉर्टेंट भाग है आपका अग्र मस्तिष्क। अगर आपको अग्र मस्तिष्क पूर्ण रूप से याद है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं संबंधित मस्तिष्क। तो ये भी आपका है, तो याद है, कुल मिलाकर के रखना है अग्र मस्तिष्क। बस ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को अवश्य भेजना ना भूलें। प्रतिदिन मिलेंगे हम लोग 10 AM में, प्रतिदिन मतलब कि संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे, एक भी दिन मिस नहीं होगा, प्रतिदिन रविवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार टू शनिवार प्रतिदिन हम लोग देखेंगे, क्लास को समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखे क्या दिक्कत हुआ आपको। तो मिलते हैं अगले कक्षा में, कक्षा नहीं बोलेंगे, अगले क्लास में, और इससे बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।